चला रहा हूँ, ध्यान देना। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डायरेक्टर। ठीक है, अभी तक का अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो डायरेक्टर चैप्टर में से मिनिमम 10 to 15 मार्क का आ ही जाता है। एंड सर हाउ मच टाइम इट विल टेक? नॉट मोर देन 2 क्लासेस। क्यों? बिकॉज एट अ CMA फाइनल, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। CMA फाइनल के अंदर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, आई टुक 24 क्लासेस ऑफ 2 hours ईच, मतलब इट टुक मी अराउंड 50 hours बेयर मिनिमम टू कंप्लीट द एंटायर डायरेक्टर चैप्टर। लेकिन एट CMA इंटर लेवल डायरेक्टर चैप्टर गाइज नॉट इवन अ मोर देन 3 hours विल टेक अ टाइम। और डैम श्योर आप लोगों को 100% जो कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा क्लास में हम लोग क्या कर लेंगे, लर्न भी कर लेंगे, और इसके मार्क आप पकड़ के चलो 110% आपको मिलेंगे। जस्ट होल्ड ऑन। चलो, सो नोट्स आप सभी लोगों को मिल चुके। जल्दी से एक बार मैसेज करके बताओ यस और नो। मैंने नोट्स आपको ग्रुप में शेयर कर दिए। यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा चीज़ों को याद करने में और समझने के ऊपर। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डायरेक्टर। अननेसेसरी इस टॉपिक का हवा बना के रखा है। इंटर लेवल में सच्ची बताता हूँ कुछ दमदार टॉपिक नहीं है आपके सिलेबस के अंदर, कुछ भी दमदार टॉपिक नहीं है। ठीक है, आराम से फोकस करेंगे एंड विल कंप्लीट। सबसे पहले गाइज, सबसे पहले सब लोग अपनी अटेंडेंस लगा दो यारो, है ना। एक बार अटेंडेंस लगा दो। गुड इवनिंग बोलने में क्या ही जा रहा है आप लोगों का, है ना। यस सर, यस सर, बहुत ही बढ़िया बच्चों। तो शुरू करें गाइज, जल्दी से बताओ, कैन आई स्टार्ट विथ यस और नो? यस सर, चलो यारो, ठीक है, फोकस करना। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों टॉपिक कॉल्ड डायरेक्टर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, सर व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टर? डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर कौन होता है? अगर मैं आप लोगों को बोलूँ बच्चों शेयर होल्डर कौन होता है, अच्छा ये भी टॉपिक आपके सिलेबस में न्यूली इंसर्ट किया है, हु इज द मेंबर ऑफ द कंपनी, इस वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, हम लोग साइमल्टेनियसली आपका स्टडी मटेरियल भी देखेंगे। तो डायरेक्टर कौन होता है? बोले गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। डायरेक्टर कौन होता है? बोले डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टर मीन्स मतलब जितना लिखा है सिर्फ उतना ही समझना है, इससे ज़्यादा खुद का दिमाग नहीं लगाना है। तो बोले डायरेक्टर कौन है? तो बोले डायरेक्टर वो है जो कंपनी के बोर्ड पर अपॉइंट हुआ है। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा मतलब है कि सर डायरेक्टर कौन है, तो अपॉइंटमेंट की आपको प्रोसीजर पता करनी पड़ेगी कि क्या अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर होती है। अगर आपको किसी को भी अपॉइंट करना है तो प्रोसीजर है कि उस व्यक्ति का आपको कंसेंट लेटर पर लेना पड़ता है, दैट ही इज रेडी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो हम लोग लेते हैं किस फॉर्म के अंदर बच्चों? DIR2। आपके सिलेबस में नहीं है, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। DIR2 में हम सामने वाले का कंसेंट लेते हैं कि आई एम रेडी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और सर साथ ही साथ में DIR2 में ये भी बोलना पड़ता है तुमको कि आई एम नॉट डिस्क्वालीफाइड टू बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मैं डायरेक्टर बनने से डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ। अगर आप ये दो चीज़ें बता दो, ठीक है। और ये फाइलिंग फिर बाद में कंपनी आगे किसको करेगी? ROC को करेगी इन द फॉर्म नंबर DIR12। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो कंपनी को एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है ROC को, दैट इज DIR12। तो हु इज डायरेक्टर? डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। तो अपॉइंट कैसे हो गया? यू हैव टू टेक अ कंसेंट लेटर एंड देन यू हैव टू इन्फॉर्म ROC। समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। सो इसको बोलते हैं डायरेक्टर डी जूरे। डायरेक्टर डी जूरे मतलब जो इनफैक्ट आपकी डी जूरी का मतलब होता है, डी जूरे का मतलब होता है इनफैक्ट जो एक्चुअली आपकी कंपनी में एज अ डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट हुआ है उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्टर बोलेंगे। लेकिन पहले एक कंसेप्ट हुआ करता था, कौन सा? डायरेक्टर डी फैक्टो। डायरेक्टर डी फैक्टो। अब सर ये डायरेक्टर डी फैक्टो क्या है? तो डायरेक्टर डी फैक्टो कंसेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 में से निकल चुका है, लेकिन कंपनीज एक्ट 1956 में था। मतलब अगर मानो किसी व्यक्ति को आपने कंपनी के अंदर एज अ डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट नहीं किया, लेकिन फिर भी वो कंपनी के बाहर बैठकर कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है एंड द कंपनी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर डी फैक्टो। मतलब सुनो, तो डायरेक्टर डी फैक्टो मतलब एज पर कंपनीज एक्ट 1956 द डेफिनेशन इज बेस्ड अपॉन द फंक्शन नॉट अपॉन द प्रोसीजर। इट मीन्स इवन ही इज नॉट अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। अगर कोई अपॉइंट नहीं हुआ है ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी बट परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द डायरेक्टर, तो उसको भी हम लोग क्या मानेंगे? डायरेक्टर मानेंगे। इसको आपने कभी नाम सुना होगा, शैडो डायरेक्टर।
मतलब एक्चुअली उसको डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट नहीं किया, लेकिन उसके हिसाब से मैं आपको इसका बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को पता होगा तो स्टीव जॉब थे, स्टीव जॉब को अपने ही कंपनी में से हटाया गया। कौन सी? एप्पल। उन्होंने एप्पल कंपनी बनाई थी और एप्पल कंपनी में से स्टीव जॉब को ही हटाया गया था, बराबर, पॉलिटिक्स हुआ था। और उसके बाद में स्टीव जॉब ने अपनी दूसरी कंपनी खोली, दैट इज नेक्स्ट जी, ठीक है ना, नेक्स्ट जी। अब जैसे ही कंपनी नेक्स्ट जी खोली, उसके बाद में एप्पल ने इनको फिर से ऑफर दिया था कि नहीं दिया था? बोले हाँ। सुनो, स्टीव जॉब भले ही एप्पल कंपनी में नहीं थे, लेकिन बाहर रहने के बाद में भी उनके हिसाब से कंपनी रन हो रही थी। समझ में आ रहा है? उसमें एक बहुत ही प्रॉपर सीन है, एक मूवी है जॉब्स बोल के, आप उसके अंदर देखना कि जब वो फिर से कंपनी में आता है ना, जो लोग आराम से बैठे रहते हैं वो एकदम खड़े हो जाते हैं। मतलब उसका रिस्पेक्ट अभी भी है कि नहीं है? बोलो हाँ। तो कभी कभी सुनना, रतन टाटा जी ने भी तो काफ़ी टाटा ग्रुप को छोड़ दिया है। जैसे ही उन्होंने टाटा ग्रुप को छोड़ दिया, इसका मतलब अगर उनके हिसाब से उन्होंने कुछ बोला तो टाटा ग्रुप एक्ट नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। तो एनी पर्सन जो डायरेक्टर बोलकर अपॉइंटेड नहीं है, फिर भी बाहर रह के कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कंपनी इज बाउंड टू एक्ट, तो उस व्यक्ति को भी हम लोग क्या मानेंगे? डायरेक्टर मानेंगे। लेकिन ये पॉसिबल था कंपनीज एक्ट 1956 में। आज के डेट में कंपनी एक्ट 2013 बोलता है जिसको आपने डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट किया है, हम सिर्फ उसी को डायरेक्टर मानेंगे, उसके अलावा हम किसी को भी डायरेक्टर नहीं मानेंगे। क्या पहला पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, यस और नो गाइस, यस और नो। तो हु इज डायरेक्टर? डायरेक्टर, ये पहला पॉइंट याद रखो, डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? डायरेक्टर बोलने वाले हैं। यहाँ तक पहला पॉइंट क्लियर हुआ? बस इतना ही आपके लिए रिलेवेंट था, बाकी पूरा तो अपना एक्स्ट्रा ज्ञान था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर का कंसेप्ट आया क्यों, है ना, इसको समझते हैं। देखो यार, कंपनी जो है वो क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। कंपनी खुद होके काम कर नहीं सकती है, एंड कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। व्हेन आई से इट इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो एसोसिएशन मतलब कौन कौन आते हैं? इट इज अ एसोसिएशन ऑफ शेयर होल्डर एज वेल एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? अब आपको पता है कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए कंपनी के ओनर हम लोग किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर। लेकिन रिलायंस जैसी कंपनी में लाखों करोड़ों शेयर होल्डर है। समझ में आ रहा है? दे डू नॉट हैव टाइम टू इन्वॉल्व इन टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, इसलिए वो किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं कि तुम हमारे कंपनी में क्या करो? मैनेजमेंट देख लो। तो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्या मैं बोल सकता हूँ क्यों अपॉइंट किया? टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी को चलाने के लिए। और अगर कल जाके इनको लगा कि हमें डायरेक्टर हटाना है तो क्या हटा सकते हैं? 110% हटा सकते हैं। सो क्या मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टर आर नथिंग बट दे आर आईज, दे आर ब्रेन, दे आर हैंड, दे आर नर्सेस ऑफ द कंपनी। कंपनी का हर एक कार्य करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार है। क्या आपको पहला पॉइंट समझ में आया? अच्छा, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ना, ये आपके CMA इंटर के न्यू सिलेबस के मॉड्यूल में पेज नंबर 1 के ऊपर लिखी है, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। न्यूली अगर आप देखो तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है डायरेक्टर का, सो वी हैव टू डिस्कस, क्योंकि अगर आपको वहाँ से क्वेश्चन बना, यू आर सपोज टू इन अ पोजीशन टू राइट द आंसर। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। तो डायरेक्टर का जिम्मेदारी क्या है वो नीचे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन सबसे बेसिक बात, डायरेक्टर स्टैंड इन द फिड्यूसरी कैपेसिटी। फिड्यूसरी कैपेसिटी का मतलब होता है इन द गुड फेथ, ट्रस्टी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो डायरेक्टर फिड्यूसरी कैपेसिटी में काम करता है फॉर कंपनी एज वेल एज द मेंबर। अच्छा, कंपनी को कैसे करता है? तो बोले सुनो, कंपनी जो होती है ना, कंपनी एज अ प्रिंसिपल है, कंपनी खुद होके कार्य कर नहीं सकती है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उसके बिहाफ में थर्ड पर्सन के साथ में क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज जस्ट एक्टिंग एज अ एजेंट, ऐसा नहीं माना जाएगा वो कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया है, ऐसा माना जाएगा वो कार्य खुद कंपनी ने किया है। तो यहाँ पे कंपनी क्या बन जाती है? कंपनी बन जाती है प्रिंसिपल एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाता है आपका एजेंट। समझ में आया? यस और नो? यस। अब वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसके पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि डायरेक्टर का जो पोजीशन है वो कैसा होना चाहिए? फिड्यूसरी पोजीशन होना चाहिए, ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप होना चाहिए। उसने कभी भी कंपनी के बिहाफ में सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर है, ठीक है सर। हाउ कैन ही बिकम अ फिड्यूसरी, स्टैंड इन द फिड्यूसरी पोजीशन फॉर द मेंबर्स? तो बोले सुनो, कंपनी जो है कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी है। बोले हाँ। तो उस कंपनी की प्रॉपर्टी को मैनेज करना और उसमें किसका बेनिफिट होना चाहिए? बोले सर मेंबर का बेनिफिट होना चाहिए। तो डोंट यू थिंक ही आल्सो स्टैंड इन द फिड्यूसरी कैपेसिटी फॉर अ मेंबर ऑफ द कंपनी? आंसर इज यस। तो यहाँ तक बच्चों जो भी इंट्रोडक्शन आपकी मॉड्यूल में पेज नंबर 1 के ऊपर लिखा था वो इंट्रोडक्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है सर? कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। यस। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। अब देखो यहाँ तक तो बेसिक बातें थी, अब यहाँ से आगे हम लोग सेक्शन की बातें करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी के अंदर कितने होने चाहिए?
तो बोलते देखो अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए, ये तो तुम छोटे छोटे बच्चों को भी पूछोगे जो 12th स्टैंडर्ड में, तो वो भी बता देगा, ठीक है ना। 3, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2, और अगर आपकी कंपनी 1% कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। समझ में आ रहा है, यस और नो? हाँ। अब लोगों को क्या लगता है 1% कंपनी में एक से ज़्यादा डायरेक्टर हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करें, चाहे आप पब्लिक कंपनी हो, चाहे आप प्राइवेट कंपनी हो, और चाहे आप प्राइवेट कंपनी के अंदर 1% कंपनी हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कैन बी 15। ये बात याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। सर प्राइवेट 1% कंपनी में तो एक ही डायरेक्टर रहेगा ना सर, 15 कैसे क्या? बेटा 1% कंपनी के अंदर लिमिट है कि एक से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकता है, लेकिन एक से ज़्यादा डायरेक्टर तो हो ही सकता है ना, तो इसलिए एक से ज़्यादा डायरेक्टर पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, क्या हम लोग इस 15 की लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं क्या हम लोग इस 15 की लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं? 110% यू कैन एक्सीड दिस लिमिट बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करके आपको इस लिमिट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। गाइस समझ में आया? जल्दी बताओ यस और नो। अब ध्यान देना, मेरा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। किसी भी डायरेक्टर को समझो एक बात बताओ, अगर मानो आपको एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, कहाँ पर? जनरल मीटिंग के अंदर, तो आपको चाहिए होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन आपको समझ में आता है, वोट कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट। 50 लोगों ने वोट किया है तो कम से कम 56, नहीं देखो, अगर 10 लोगों ने अगेंस्ट में किया है तो कम से कम 11 फेवर में होने चाहिए, 20 लोगों ने अगेंस्ट किया है तो कम से कम 21 फेवर में होने चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो कभी भी वोट कास्ट इन फेवर शुड बी ग्रेटर देन वोट कास्ट अगेंस्ट, तो हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो चुका है। अब क्वेश्चन मेरे सामने ये है, मानो एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए। आपकी कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 15 डायरेक्टर है, 15 डायरेक्टर हैं, और अब आपको 3 डायरेक्टर और अपॉइंट करना है, मतलब यू हैव टू अपॉइंट 3 डायरेक्टर। मुझे एक बताओ, कितने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे? जल्दी से बताओ, कितने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे गाइस? टेल मी फास्ट। अगर आपकी कंपनी में ऑलरेडी कितने डायरेक्टर है? 15 डायरेक्टर है। अगर आपको 15 की लिमिट को एक्सीड करना है, यू हैव टू पास स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड नाउ माय क्वेश्चन टू यू पीपल, मानो 15 डायरेक्टर ऑलरेडी लिमिट एग्जॉस्टेड एंड यू वांट टू अपॉइंट अनदर 3 डायरेक्टर, देन टेल मी हाउ मेनी स्पेशल रिजोल्यूशन दैट यू आर सपोज टू बी पास। जल्दी से बताएंगे बच्चों। हमेशा एक बात याद रखना, व्हेन इट्स कम टू कंपनी लॉ, आई हैव अनदर लेवल ऑफ एनर्जी, है ना। बताओ जी बताओ, बहुत ही बढ़िया। 1 स्पेशल रिजोल्यूशन, 1 स्पेशल रिजोल्यूशन, ओनली 1 स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या बात है बच्चों, है ना, सुपर से भी ऊपर। क्यों? सुनो सर सुनो, यू जस्ट नीड टू पास 1 स्पेशल रिजोल्यूशन, है ना। क्यों? बिकॉज आपको स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए लिमिट को एक्सीड करने के लिए। अपॉइंट अगर 3 डायरेक्टर करने हैं तो 3 ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ही लगेंगे। यू नीड ओनली सिंगल स्पेशल रिजोल्यूशन टू एक्सीड द लिमिट। बच्चों समझ में आया? बोलो यस और नो। यस। तो पहला क्वेश्चन आई डोंट थिंक इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग, इजीली आप लोग कवर कर चुके हैं। इसके आगे बढ़ता हूँ मैं। अब किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो अभी हमने 2 बातें पढ़े, क्या कि अगर आप किसी को डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट करना चाहते हो तो यू आर सपोज टू पास विच रिजोल्यूशन गाइस? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, वो वाला बात नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर बोलकर अपॉइंट करना है तो पहले आपको उसका लेना पड़ेगा कंसेंट इन द फॉर्म DIR 2, और उसके बाद में जैसे ही उसने अपना कंसेंट दिया, उसका अपॉइंटमेंट हुआ, रिजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद में आपको ROC को फाइल करना है एक फॉर्म DIR 12, कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। समझ में आ रहा है? एक IFSC कंपनी बोल के कंसेप्ट होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसके केस में 60 डेज का टाइम दिया है, थोड़ा ज़्यादा समय दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाला समझ में आया, कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर होना चाहिए, ये लिखा है सेक्शन नंबर 152 सब सेक्शन 5 के अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते बच्चों। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर, एंड मार्क माय वर्ड्स, एग्जामिनेशन क्वेश्चन लिख लो। एग्जाम के अंदर अभी तक ये क्वेश्चन 4 बार तो पूछ लिया है, 4 बार पूछ लिया है, ठीक है ना। तो ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर, एक डायरेक्टर का क्या ड्यूटीज होता है। तो ध्यान देना सबसे पहला, और अभी के अभी मेरे साथ में लर्न करो, है ना। सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना, ड्यूटी टू एक्ट एज पर द एक्ट एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब क्या है? सुनो, कंपनीज एक्ट क्या डायरेक्टर की ड्यूटी बता रहा है? बोले नहीं, कंपनीज एक्ट ऐसे डायरेक्टर की ड्यूटीज के बारे में नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी लीगल काम करना चाहिए, ये सेक्शन 3 में बोला है कि नहीं? द कंपनी में बी फॉर्म फॉर द लॉफुल पर्पस, यस और नो? यस सर। तो
जो जो काम कंपनी कर सकती वो काम डायरेक्टर कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। क्या? व्हाट कंपनी कैन डू, जो कंपनी कर सकती है, दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन ऑल्सो डू। एंड व्हाट कंपनी कैन नॉट डू, जो कंपनी नहीं कर सकती है बेटा, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी वो कार्य कर नहीं सकता है। मतलब सर एक एग्जांपल की तरफ से, आपकी कंपनी आईटी कंपनी है, समझ में आ रहा है, और योर कंपनी डिसाइडेड कि हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किसका? टोबैको का। अब तुम्हारी कंपनी आईटी कंपनी, हाउ कैन यू गो इनटू अनदर बिजनेस, समझ में आ रहा है? तो आप जब तक आप अपना ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करो, आप ये कर नहीं सकते हो। तो जो कार्य कंपनी खुद नहीं कर सकती, वो कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी खुद कर नहीं सकता है। क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, यस और नो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका पहला ड्यूटी क्या है कि जो एक्ट में लिखा है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, वो कार्य करना, ये आपका पहला कार्य है। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। व्हाट अ कंपनी कैन डू, दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन ऑल्सो डू। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है? ड्यूटी टू एक्ट एज पर दी एक्ट। एक्ट मतलब यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 का बात हो रहा है। और दूसरा बात क्या बोला? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पॉइंट नंबर 1 डन। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है बच्चों? एक्ट इन द गुड फेथ। एक्ट इन द गुड फेथ, जो भी कार्य कर रहे हो गुड फेथ में करो, जिसका बेनिफिट किसको होना चाहिए? कंपनी को होना चाहिए और बाकी सारे स्टेक होल्डर को होना चाहिए। ये आपकी लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा बेरेक में चल जाओ तो वहाँ पे बोला है जिसमें मेंबर का भी फायदा होना चाहिए, जिसके अंदर शेयर होल्डर का फायदा होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ का फायदा होना चाहिए, कम्युनिटी का फायदा होना चाहिए, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होना चाहिए। इन शॉर्ट इतना याद रखो कि सर कंपनी का फायदा होना चाहिए और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उन सभी का फायदा होना चाहिए। ऐसा कार्य करना गुड फेथ। सेकंड पॉइंट क्या था? गुड फेथ में कार्य करो। तीसरा पॉइंट, एक्सरसाइज ड्यूटी विच इज रीजनेबल विथ अ रीजनेबल केयर, विथ अ डिलीजेंस एंड इंडिपेंडेंट जजमेंट। अब ये बात बोलने जैसी नहीं थी। ये क्या है? जो भी अपना कार्य करो रीजनेबल केयर के साथ में करो, मतलब शिद्दत से करो, उसकी डिलीजेंस करो, मतलब उस चीज़ों को समझो और उसके बाद में कार्य करो, और इंडिपेंडेंट जजमेंट एक्सरसाइज करो। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट मतलब किसी के दबाव में आके डिसीजन मत लो। समझ में आ रहा है? अब है ना, ये दो बातें तो फालतू वाली है एकदम, कि जो भी कार्य कर रहे हो रीजनेबल केयर के साथ में करो, डिलीजेंस के साथ में करो। लेकिन ये जो बात बोला है ना, इंडिपेंडेंट जजमेंट से करो, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। क्यों? बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी इंडिपेंडेंट जजमेंट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। कैसा? हम लोगों ने प्रमोटर का डेफिनेशन पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो कौन होता है प्रमोटर? तो प्रमोटर का हम लोगों ने बोला था कि सर जिसका नाम आर्टिकल ऑफ क्या बोल सकते हैं, प्रॉस्पेक्टस में होगा, या जिसका नाम एनुअल रिटर्न में होगा। समझ में आ रहा है? या फिर मैंने एक बात बोला था उसके अंदर, थर्ड नंबर का पॉइंट, जिसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जिसके डायरेक्शन के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम टू एक्ट, तो वो बंदा भी प्रमोटर माना जाता है। रतन टाटा जी अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं है, फिर भी उनकी इंस्ट्रक्शन को वो कंपनी सुनती है, उनके शब्दों को हम लोग पत्थर की लकीर मानते हैं। मतलब यू आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ समवन एल्स, अकॉर्डिंग टू एडवाइस ऑफ समवन एल्स, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ समवन एल्स, दैट पर्सन बिकम अ प्रमोटर। अब वो प्रमोटर हो गया, तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तुम उसके हिसाब से काम कर रहे हो, तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट जजमेंट कैसे ले रहे हो? नहीं ले पा रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? तो लॉ को पढ़ो, लेकिन एकदम सटीक मत रहो कि लिखा है मतलब लिखा है, कि भाई हाँ ये इंडिपेंडेंट जजमेंट किसके लिए बोला है, इसका मैं आपको लॉजिक देता हूँ। ये इंडिपेंडेंट जजमेंट बोला है फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर आप किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, आईडी हो, देन आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन मत लेना। समझ में आया बच्चों? बोलो यस और नो, यस और नो। यस, 3 बातें हम लोगों ने बता दी अभी तक कि सर अगर पहला बात आप एक्ट और आर्टिकल के हिसाब से काम करो, दूसरा बात गुड फेथ में काम करो, एक तीसरा बात अपनी ड्यूटी को एक्सरसाइज करो विद रीजनेबल केयर एंड द डिलीजेंस। चौथा बात हमने क्या बोला कि सर रीजनेबल केयर, डिलीजेंस और इंडिपेंडेंट जजमेंट होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, नॉट इन्वॉल्व इन द सिचुएशन जहाँ पर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, आगे जाके आप लोग है ना, आपके सिलेबस में नहीं, आपको फाइनल लेवल पे समझ में आएगा। दिस अ कंसेप्ट कॉल्ड सेक्शन 184 सबसेक्शन 2। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में एंटर मत हो जाओ जहाँ पर आप इंटरेस्टेड हो। मतलब सपोजिंगली आप किसी पार्टनरशिप फर्म को अपनी कंपनी का काम दे रहे हो, करोड़ों रुपए का बिजनेस दे रहे हो उसको, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पार्टनरशिप फर्म की जो पार्टनर है वो आपकी वाइफ है। समझ में आ रहा है? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? बेटा श्रुति, आई कैन टेल यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप सिर्फ है ना एक बेसिक लेवल पे एकदम सिंपल शब्द में बताता हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो मेरा क्लास है, अभी आपके न्यू सिलेबस में ऐसा हटा दिया है, पुरानी सिलेबस के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का आपको डेफिनेशन था, विच इज़ अराउंड 2.5 पेज, 2-2.5 पेजेस की सिर्फ डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। तो है ना, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बड़ा लॉजिकली समझो, आपको इतना डिटेल में है नहीं अभी इस लेवल पे, है ना।
तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, ये कंसेप्ट आया कहाँ से? पहली बात, आपको नहीं लगता हमारे इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेस है वो फैमिली ओन बिजनेस ज़्यादा कर आपको दिखेंगे? बड़े बड़े बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब सर अडानी फैमिली ओन बिजनेस, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? रिलायंस फैमिली ओन बिजनेस, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? टाटा, उसके बाद में बताओ, और बताओ, बजाज, और बताओ कौन से ग्रुप एग्जाम्पल आपको दिखेंगे? एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर जो हमारे को ये बताता है कि यार हमारे इंडिया के अंदर जो बिजनेस है वो कैसे फैमिली ओन बिजनेस है। अब जब भी कोई डिसीजन लेने का टाइम आता होगा तो ये लोग पहले किसके बारे में सोचते होंगे? बराबर, डेफिनेटली दे माइट थिंक अबाउट यू, बट आइडियली हमारा साइकोलॉजी ये बोलता है कि दे माइट थिंक फर्स्ट फॉर देमसेल्फ एंड देन दे माइट थिंक अबाउट यू। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इन्होंने बोला है कि एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं, जिसका इनके साथ में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही कंपनी के साथ में, ना ही उसके होल्डिंग कंपनी के साथ में, ना ही उसकी सब्सिडरी कंपनी के साथ में। अच्छा छोड़ो, इसका तो डायरेक्ट रिलेशन इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं, इसके रिलेटिव भी तुम्हारे कंपनी में किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। मतलब ना ही इनके रिलेटिव ने तुम्हारे कंपनी में शेयर लेने होने चाहिए, ना ही इनके रिलेटिव तुम्हारे कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने चाहिए, ना ही इनके रिलेटिव तुम्हारे कंपनी में एम्प्लॉय होने चाहिए। इतने सारे प्रावधान लगा के रखे हुए हैं ना इन ऑर्डर टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लॉजिकली समझ में आया आप लोगों को? डायरेक्टर कोई भी बन सकता है। इफ़ यू आर अ शेयर होल्डर यू आर ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अगर आप चाहो तो अपॉइंट हो सकते हो। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए आपको काफ़ी सारी टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर वो सारी टेस्ट को आप क्वालिफाई कर जाते हो देन यू आर एलिजिबल टू अपॉइंट एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। लॉजिकली क्लियर हुआ? जल्दी बताओ यस और नो। अब क्वेश्चन ये आता है, सुनो। पहला बात, तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, ऐसा रिजोल्यूशन पास करो जिसमें तुम लोग खुद इंटरेस्टेड हो, तो आपने पहली ये सेक्शन बोलता है आप अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करो, और दूसरा उस रिजोल्यूशन के अंदर आप वोटिंग नहीं करोगे। लेकिन आपने डिस्क्लोज किया ही नहीं तो आप अपनी ड्यूटी को तोड़ रहे हो। नॉट इन्वॉल्व इन द सिचुएशन जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद अ कंपनी का इंटरेस्ट के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। आप जो डायरेक्टर की रिलेटेड पार्टी है उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो विदाउट एनी डिस्क्लोजर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, सुनो। नॉट अचीव अनड्यू गेन एडवांटेज टू हिमसेल्फ और द रिलेटिव और द पार्टनर एंड एसोसिएशन। मतलब क्या कि ये जो अभी मैंने आपको बात किया, कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करके ले रहे हो, लोन टू डायरेक्टर कर रहे हो और आप सीक्रेट प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। मतलब आप खुद को सीक्रेट प्रॉफिट कमा के दे रहे हो, या अपने वाइफ जो किसी पार्टनरशिप फर्म की पार्टनर है उस फर्म को सीक्रेट प्रॉफिट कमा के दे रहे हो, है ना। डायरेक्टर होने का तुम गलत क्या कर रहे हो, फायदा उठा रहे हो। ऐसे कार्य बिल्कुल भी करो। नॉट टू अचीव अनड्यू गेन एडवांटेज टू हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव और द पार्टनर एंड एनी एसोसिएट। ये वाला बात हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट, शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस। अब क्या है ना, ये है ना, मैं आपको थोड़ा लॉजिकली बताता हूँ, इस पर ना लोगों को कन्फ्यूजन होता है। अगर मैंने आपको मानो मुकेश अंबानी को एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बोलकर अपॉइंट किया, कल जाके मुकेश अंबानी बोलता है कि यार मेरा मन भर गया, बोले इस कंपनी से, एक काम करता हूँ मैं, जो अनिल अंबानी है ना उसको मेरा ऑफिस अपॉइंट करता है। ढोकले रुक जा, मैंने अपॉइंट तुझे किया था या अनिल अंबानी को किया? देन हाउ कैन यू असाइन योर ऑफिस टू समवन एल्स? समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टर यू आर नॉट अलाउड टू असाइन योर ऑफिस टू समवन एल्स। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये है ना पुराना डिसीजन था, अब इसकी कोई रिलेवेंट नहीं रही, है ना। तो तुम देखो, मैं तुम लोगों को भले एंटर लेवल पढ़ा रहा हूँ लेकिन थोड़े थोड़े ट्विस्टेड पॉइंट बता रहा हूँ सो दैट तुम्हारा इंटरेस्ट थोड़ा सा मेंटेन रहे, है ना। मुझे एक बात बताओ, एक व्यक्ति है जिसका डेथ हो गया, जो कंपनी का डायरेक्टर था, है ना। साथ ही साथ में मरते समय वो अपनी विल लिख के जाता है और विल के अंदर वो लिखता है कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहूँगा, आफ्टर माय डेथ मैं मेरा ऑफिस जो है असाइन कर रहा हूँ मेरे वाइफ को। मुझे एक बात बताओ, क्या ये वैलिड असाइनमेंट है या नहीं है? मतलब क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? वेदर इट इज़ असाइनमेंट और नॉट, क्वेश्चन अराइज। क्या ये ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि तुम लोगों के साथ में टाइम पास करें, है ना। बताओ जी बताओ, क्या ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं? एक व्यक्ति मर रहा है, मरने के पहले वो विल लिख के जा रहा है कि भाई साहब मैं अगर मेरा डेथ हो जाता है तो मेरा ऑफिस जो मेरे वाइफ को ट्रांसफ़र हो जाना मांगता। ऐसा चलेगा? डू यू थिंक कर सकते हैं ना सर? निकिता आई डोंट नो यार, मतलब तुम लोग कैसे क्या इतने ज़बरदस्त आंसर लेकर आ रहे हो, है ना। नॉर्मली तुम बच्चों को पूछो तो आंसर नहीं आते इन चीज़ों के। विल बी वैलिड ओनली इफ़, क्या लिखता है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर हैव असेंटेड। नहीं, सुनो ध्यान देना, फोकस करना। मैं आपको बोलता हूँ, फर्स्ट थिंग, दिस इज़ नॉट अ असाइनमेंट।
दिस इज नॉट अ असाइनमेंट। असाइनमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा है, मतलब अरे असाइनमेंट कब होता है, मानो मैं जिंदा हूं, एक जीवित व्यक्ति अपने अधिकारों को ट्रांसफर कर रहा है जीते जी, तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट। लेकिन मरने के बाद विल से ट्रांसफर हो रहा तो वो असाइनमेंट थोड़ी ना रहा। समझ में आ रहा है? तो पहली बात, तब 1956 में ये बोला था इट इज परफेक्टली वैलिड। बट आपको नहीं लगता है क्या लॉ मेकर की इंटेंशन को तोड़ रहा है? लॉ मेकर बोल रहा है जिस व्यक्ति को डायरेक्टर बनाए वही कंटिन्यू होना चाहिए, और तुम तो ऐसे ही करोगे, हालत खराब है, मरने की तादाद में आए हो, बोल जल्दी से एक व्हील पेपर लेकर आओ, मेरे को अपॉइंट करने का है। समझ में आ रहा है? और किसी को अपना ऑफिस दे के चल जाओगे। इसलिए इन्होंने बोला आज के डेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, पहले का एक डिसीजन था जहां पर ऐसा हुआ था कि भाई बिकॉज कोर्ट के सामने केस गया था और ये बात रखी गई थी कि अगर व्यक्ति मर रहा है और उसके बाद में विल से ऑफिस उसका ट्रांसफर हो रहा है तो दिस इज नॉट असाइनमेंट, इट इज अ एक्ट ऑफ गॉड, ऐसा बोल दिया था। समझ में आ रहा है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है। सो उस समय में चलता था, आज के डेट में नहीं चलेगा। अच्छा जल्दी से आओ मेरे साथ में इस सारे पॉइंट को याद करो। क्या क्या बोलता है? सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चों? एक्ट एज पर द आर्टिकल एंड द एक्ट, मतलब जैसे कार्य करो, एक्ट एज पर एक्ट एज वेल एज आर्टिकल। सेकंड, गुड फेथ में करो फॉर बेनिफिट ऑफ द कंपनी एंड द स्टेक होल्डर करो। एक्सरसाइज करो क्या? रीजनेबल केयर, डिलीजेंस एंड द इंडिपेंडेंट जजमेंट। उसके बाद मैंने क्या बोला? डू नॉट इन्वॉल्व इन द सिचुएशन वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हिमसेल्फ विद द कंपनी का इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? नॉट टू अचीव अनड्यू गेन, एडवांटेज for himself, for relative, for partner, anyone else, and shall not assign his office। बच्चों क्या आपको समझ में आया? बोलो यस और नो। यहाँ पर देखो एक छोटा सा समरी आप लोगों के लिए रखा हुआ है। पहला, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। दूसरा पॉइंट क्या बोला? एक्ट इन द गुड फेथ टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, और जिसका बेनिफिट किसको होना चाहिए? सारे के सारे स्टेक होल्डर को होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला था इन लोगों ने? एक्सरसाइज इज ड्यूटी विद अ ड्यू रीजनेबल स्किल, डिलीजेंस एंड विद अ इंडिपेंडेंट जजमेंट। नॉट इन्वॉल्व इन द सिचुएशन जहां पर क्या है तुम्हारा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है विद अ कंपनी का इंटरेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला बच्चों? नॉट टू अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव एनी अनड्यू गेन ओवर द एडवांटेज इधर फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनीवन एल्स, एंड नॉट टू असाइन हिज ऑफिस। समझ में आया बच्चों? बोलो यस और नो। क्या मैं बोल सकता हूँ वी आर डन विद दिस टॉपिक? यस और नो? यस सर। अब है ना, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, तुम्हारी मॉड्यूल को भी हम लोग क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली रखते आगे बढ़ रहे। कृष्णा कृष्णा। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो डायरेक्टर का बेसिक है ना, ये हम लोगों ने देख लिया है कि सर डायरेक्टर कौन होता है। डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। उसके बाद में अगर आप लोग आगे बढ़ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब डायरेक्टर एजेंट होता है, कंपनी क्या होती है? प्रिंसिपल होता है। उसके बाद में डायरेक्टर क्या होता है? बोले फिड्यूसरी कैपेसिटी में काम करता है। ये सारा बेसिक सा बात यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में आते हैं हम लोग क्या सर? उसके बाद में आ जाओ तुम लोग सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एकदम बेसिक सा बताया, डायरेक्ट सेक्शन नंबर 166 पे आ जाओ। तो ये सारे पॉइंट अभी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो यस और नो। तो एक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द एक्ट। उसके बाद में डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट इन द गुड फेथ, और उसके बाद में गुड फेथ के लिए वो क्या करेगा? रीजनेबल केयर, ड्यू डिलिजेंस वगैरह सब कुछ एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज ऑल हिज ड्यू डिलिजेंस, रीजनेबल केयर, इंडिपेंडेंट जजमेंट। डायरेक्टर शैल नॉट इन्वॉल्व इन द सिचुएशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट टू अचीव क्या बोल सकते हैं? अनफेयर एडवांटेज, जिस अनड्यू गेन, और नॉट टू असाइन हिज ऑफिस। ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी जब तक आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होगा, जिसको बोलते हैं डिन नंबर। और डिन नंबर अगर आपको चाहिए होगा तो डिन नंबर सिर्फ 2 ही केसेस में मिलता है रिसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से। अच्छा ये भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। सो नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, दैट नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन एनी कंपनी। कब तक? जब तक उसके पास क्या नहीं होगा सर? उसके पास डिन नंबर नहीं होगा। और वो बाकी वाला बात आपको अपने को पता है कि जब तक वो अपना कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं क्या कि डिन नंबर की। ठीक है। अब अगर आपको डिन नंबर चाहिए है तो डिन नंबर आपको सिर्फ 2 ही केसेस में मिलता है।
पहले ना कोई भी कभी भी कैसे भी डिन नंबर निकाल सकता था, लेकिन आज सिर्फ डिन नंबर 2 ही केसेस में मिलता है। कब? एक तो एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हम लोगों ने एक फॉर्म देखा था बच्चों, सुनो, अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो आप एक फॉर्म फाइल करते हो SPICE स्पाइस प्लस, मतलब स्पाइस प्लस क्या था, स्पेसिफाइड फॉर्म ऑफ और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। समझ में आ रहा है क्या? हमने इनकॉर्पोरेशन का एक फॉर्म देखा था स्पाइस प्लस बोल के, तो उस फॉर्म में आप 3 डायरेक्टर के लिए डिन नंबर अप्लाई कर सकते हो। अच्छा सर, अगर मैं LLP इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ तो बेटा LLP में एक फॉर्म था फिलिप बोलकर, आपको याद आ रहा होगा, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 3 डायरेक्टर के दिन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और उसके बाद में ये तो था एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड देयर आफ्टर। अगर इसके बाद में अगर आपको भविष्य में कभी भी डीन चाहिए होगा तो इम्पॉर्टेंट बात है कि भाई साहब आपको तभी मिलेगा जब आप किसी कंपनी में क्या हो रहे हैं, अपॉइंट हो रहे हो एज अ डायरेक्टर। अब डीन मिलता कैसा है? तो डीन मिलने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि यहाँ पर आप हो, ठीक है, हाँ, आप गए किसी CA CMA के पास, बराबर, और आपको एक फॉर्म फाइल करना है DIR3, है ना, एप्लीकेशन फॉर डीन बोलकर ये फॉर्म होता है। और ये फॉर्म आप कहाँ पे करोगे? MCA.gov.in। और सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही आपने फॉर्म फाइल कर दिया आपको एक प्रोविजनल नंबर दे देगा। ही विल असाइन यू द प्रोविजनल नंबर, दैट प्रोविजनल नंबर इज योर डिन नंबर। सर फिर प्रोविजनल नंबर इसको क्यों बोला है? क्योंकि नेक्स्ट 30 डेज में वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है ना, स्पाइस प्लस 32 है ना, नेक्स्ट 30 डेज में वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि आपके ये डॉक्यूमेंट कम है बोल के। हाँ, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो दैट बिकम योर परमानेंट डिन नंबर। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। तो बोलने का बड़ा सिंपल सा बात है। क्या आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज इन द एनी कंपनी एज अ डायरेक्टर अनलेस ही और डिन, मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैन बी गेन ओनली इन 2 केसेस। कौन सा? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एल्स एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर आपको किसी भी कंपनी में अपॉइंट होते वक्त चाहिए होगा तो यू हैव टू फाइल द फॉर्म कॉल्ड DIR3। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या, एंड साथ में प्रिस्क्राइब फी पे कर दो और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या दे देगा? डिन नंबर दे देगा। बच्चों समझ में आया? यस और नो? इसके बाद में आपका ये वाला जो पैरा था ना सेकंड नंबर का, ये पूरा का पूरा पैरा हो चुका है। बताओ जी बताओ, any single problem till now? So no person shall be appointed director in the company unless he has allotted with the director identification number and such other number as may be prescribed। लेकिन कोई नंबर प्रिस्क्राइब हुआ नहीं था, पहले चालू था कि जो आपका आधार नंबर है ना उसी को डिन नंबर बोलकर मर्ज कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है ना? सेक्शन 153 एज अमेंडेड इन 2017 प्रोवाइड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड प्रिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन विच शैल बी ट्रीटेड एज, वही बात कि भाई हम किसी नंबर को एज अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलकर क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा डिसाइड हुआ था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हर एक इंडिविजुअल का यूनिक नंबर होता है। यस और नो? यस सर। और उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर अलॉटमेंट ऑफ डीन। किसमें? इन अ सच फॉर्म एंड द मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। अब ये कौन सा फॉर्म है? इन लोगों ने तो आपको बताया नहीं, ये फॉर्म मैंने बता दिया आपको। कौन सा फॉर्म है? DIR3 फॉर्म है। और सर कितना फीस आता है DIR3 फॉर्म का? तो बेटा इसका जो फीस आता है, मैनर एंड द फीस, इसका एक फॉर्म का फीस है मात्र 500 रुपये। और फॉर्म भरने में कितना समय लगता है? नॉट मोर देन 10 to 20 मिनट, डिपेंड अपॉन योर इफिशियंसी। एंड हाउ मच यू चार्ज फॉर डीन एप्लीकेशन? बेयर मिनिमम 1000 रुपीज़। इट इज़ जस्ट लाइक आपके कॉलेज का फॉर्म भरना डिफिकल्ट होता है, डीन का फॉर्म भरना उससे ज़्यादा आसान सिंपल होता है, बट इधर एक ट्रिक्स है। क्या? मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था ना, देयर इज अ CS, इसने एक व्यक्ति का डीन निकाला। क्या निकाला? डीन नंबर निकाला, ठीक है ना। एंड देन फिर इसके पास एक नोटिस आता है और इसका सर्टिफिकेट COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसिल हो जाता है, ख़त्म। बोले आज से तू CS की प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। बोले क्यों? क्योंकि तूने ऐसे व्यक्ति का डीन निकाल दिया है जो व्यक्ति मृत है, मतलब जिसका डेथ हो चुका है। तूने गलती से, किसी ने तो भी अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए एप्लीकेशन किया था, इस व्यक्ति का क्या चाहिए, मेरे को डीन चाहिए, और ऐसे व्यक्ति का डीन तुमने निकाल दिया जिस व्यक्ति का कोई लीगल एग्जिस्टेंस बनता ही नहीं है आज के डेट में। समझ में आ रहा है? तो बेटा ऐसा खतरनाक वाला रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, इसलिए मैं बोलता हूँ डीन निकालना है ना, इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये मत सोचो कि भाई 10 मिनट तुमने डाले 1000 रुपये तुमको मिला, 2000 रुपये तुमको मिला। ये देखो, अगर गलती से तुम्हारा डीन का फॉर्म गलत होगा तो तुम्हारा बैंड बच जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो?